नमस्कार। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाते हैं संसद में पूछे गए लिखित सवाल और उनके जवाब। प्रश्नकाल कार्यक्रम के जरिए हम अनस्टार्ड क्वेश्चंस यानी आतारांकित प्रश्नों की जानकारी आपको देते हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान पूछे गए अनस्टार्ड क्वेश्चंस को हमने अपने कार्यक्रम में शामिल किया है। दोनों सदनों में हम सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधायी कामकाज होते देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जिसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाती या फिर हम इनके बारे में देर से जान पाते हैं। तमाम ऐसे प्रश्न होते हैं जो लिखित में पूछे जाते हैं और इनका जवाब भी लिखित ही दिया जाता है। इन प्रश्नों को आतारांकित प्रश्न कहा जाता है। आतारांकित प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछा जा सकता है। राज्यसभा और लोकसभा में सैकड़ों ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो देश के आम नागरिक से जुड़े होते हैं, लेकिन क्योंकि ये लिखित पूछे जाते हैं और जवाब भी लिखित होता है, इसलिए इनके बारे में जानकारी देर से मिलती है। ऐसे ही तमाम अतारांकित प्रश्नों की आइए बात करते हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चंस जो हमने इस कार्यक्रम में शामिल किए हैं वो अलग अलग विभागों से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है, सांसदों के सवाल क्या रहे और सरकार ने उसके जवाब क्या दिए, आपको दिखाएंगे इस खास पेशकश के जरिए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े सवाल के साथ। ये सवाल जुड़ा है जम्मू कश्मीर के लिए औद्योगिक नीति से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने। उन्होंने गृह मंत्री से पूछा कि क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किसी औद्योगिक नीति की घोषणा की है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जम्मू कश्मीर के लिए घोषित औद्योगिक नीति में क्या लाभ प्रदान किए गए हैं और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर में नई औद्योगिक नीति के लागू होने के बाद से कितनी औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी दी गई है। इस सवाल का जवाब गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए 28,400 करोड़ रुपए के वित्तीय व्यय के साथ जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय सेक्टर स्कीम 19 फरवरी 2021 को अधिसूचित की है। स्कीम के अंतर्गत 4 प्रकार के प्रोत्साहन देना तय किया गया है। इनमें शामिल है पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन, पूंजीगत ब्याज आर्थिक सहायता, वस्तु और सेवा कर से लिंक्ड प्रोत्साहन और कार्यशील पूंजीगत ब्याज आर्थिक सहायता का प्रावधान। जम्मू और कश्मीर सरकार ने अब तक करीब 51,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होने की सूचना दी है। इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने भी जम्मू और कश्मीर औद्योगिक नीति, जम्मू और कश्मीर निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति और जम्मू और कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति अधिसूचित की है। अब अगला सवाल, ये सवाल जुड़ा है पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने से। इसे लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद सुनील कुमार मंडल ने। उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जानना चाहा कि क्या सरकार के पास कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, डीजल, पेट्रोल और एविएशन टर्बाइन ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने की कोई योजना है या फिर कोई पहल की गई है। अगर हाँ तो उन्होंने जानकारी मांगी और अगर नहीं तो इसके कारण उन्होंने जानने चाहे हैं। इस सवाल का जवाब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने दिया। संविधान के अनुच्छेद 279A(5) में निर्धारित किया गया है कि माल और सेवा कर परिषद उस तारीख की सिफारिश करेगी जिससे पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन पर माल और सेवा कर की उगाही की जाएगी। इसके अलावा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार इन उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने के लिए जीएसटी परिषद की सिफारिश होगी। अभी तक जीएसटी परिषद, जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व भी है, इन उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने की कोई सिफारिश नहीं की गई है। अगला प्रश्न जुड़ा है सीएनजी पीएनजी नेटवर्क के विस्तार को लेकर। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद रामकृपाल यादव ने। उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से पूछा कि क्या सरकार के पास पूरे देश में पीएनजी यानी पाइपकृत प्राकृतिक गैस और सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस के कवरेज का विस्तार करने का प्रस्ताव है। अगर हाँ तो पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क वाले शहरों में वितरण की वर्तमान स्थिति क्या है। आगे अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि सरकार द्वारा अब तक इस योजना के तहत जिलों, भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी परियोजनाओं के द्विपक्षीय समझौते के ब्यौरे के साथ साथ इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है। इस सवाल का जवाब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने दिया।
उन्होंने बताया कि अभी तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने देश में नगर गैस वितरण नेटवर्कों के विकास के लिए 27 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 407 जिलों के 53% भौगोलिक क्षेत्र और इसकी 70% आबादी को कवर करते हुए 228 भौगोलिक क्षेत्रों को प्राधिकृत किया है। 31 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार कुल 89,98,132 पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं और प्राधिकृत कंपनियों द्वारा 3,878 सीएनजी स्टेशनों को चालू किया गया है। हाल ही में 11वें CGD बोली दौर में PNGRB को 215 जिलों को कवर करते हुए 61 बोली प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सभी बोली दौरों को पूरा होने के बाद देश की आबादी का 98% और भौगोलिक क्षेत्र का 88% कवर होगा। पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र के संबंध में भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी परियोजनाओं के द्विपक्षीय करारों के बारे में उन्होंने बताया कि भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय करार के तहत भारत ने भारत से नेपाल तक एक पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का निर्माण किया है। भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच 24 अगस्त 2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत से नेपाल तक की मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन का उद्घाटन 10 सितंबर 2019 को किया गया था। भारत से बांग्लादेश तक एक पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के निर्माण के लिए 9 अप्रैल 2018 को द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इंडो बांग्ला फ्रेंडशिप पाइपलाइन को भारत में सिलीगुड़ी से बढ़ाकर बांग्लादेश के पार्वतीपुर तक किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और ये सवाल जुड़ा है डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे ने। उन्होंने शिक्षा मंत्री से पूछा कि वर्ष 2022-23 के बजट में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। इसकी स्थापना की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है? क्या यह सच है कि भारत में अभी भी हाशिए पर स्थित लोगों की इंटरनेट तक पहुंच नहीं है? अगर हाँ, तो इन लोगों की उच्च शिक्षा तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या नीति बनाई है? और सरकार द्वारा छात्रों की डिजिटल साक्षरता की कमी और डिजिटल उपकरणों तक सीमित पहुंच जैसी समस्याओं से निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने दिया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने अपने बजट 2022-2023 में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। विश्वविद्यालय एक नेटवर्क हब स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा, जिसमें हब बिल्डिंग, अत्याधुनिक ICT विशेषज्ञता होगी। देश के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक विश्वविद्यालय और संस्थान हब स्पोक के नेटवर्क के रूप में सहयोग करेंगे। डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापना संबंधित मुद्दों के लिए हितधारकों के साथ वेबिनार का आयोजन किया गया। शिक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा और अन्य हितधारकों से परामर्श करके इसे सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ग्रामीण आखिरी छोर तक संपर्क सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार विभाग भारतनेट परियोजना लागू की जा रही है। इस परियोजना को मुख्य रूप से ऑप्टिकल केबल के माध्यम से देश की पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की उच्चतर शिक्षा, उच्च शिक्षण संस्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है। इसके अलावा जहां कम इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वहां स्वयं प्रभा DTH चैनलों के माध्यम से सामग्री प्रदान की जा रही है। विभाग की विभिन्न डिजिटल पहल राष्ट्रीय डिजिटल जैसी पारंपरिक उच्च शिक्षा पूरक हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न जुड़ा है ऊर्जा के उत्पादन से। इस प्रश्न को पूछा है लोकसभा सांसद लॉकेट चैटर्जी ने। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से पूछा कि हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा के अलावा देश में ऊर्जा के उत्पादन के नए रूपों का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री RK सिंह ने दिया। उन्होंने देश में ऊर्जा के विभिन्न नए रूपों की अनुमानित क्षमता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में लघु पन बिजली 21.13 गीगावाट है, जैव ऊर्जा 25.09 गीगावाट, ज्वारीय ऊर्जा 12.45 गीगावाट, तरंग ऊर्जा 41.3 गीगावाट है, भूतापीय ऊर्जा 10 गीगावाट, अपशिष्ट से ऊर्जा 5.6 गीगावाट, पवन ऊर्जा 695.50 गीगावाट, अपतटीय पवन ऊर्जा 70 गीगावाट। इसके अलावा जानकारी देते हुए आगे जवाब में बताया गया है कि COP26 में प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट की स्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला सवाल जुड़ा है साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने। उन्होंने गृह मंत्री से यह जानना चाहा कि क्या साइबर धोखाधड़ी के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए मंत्रालय ने कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगर हाँ, तो इस हेल्पलाइन पर अब तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं
और प्राप्त शिकायतों में कुल कितनी शिकायतों का निपटारा किया गया? इस सवाल का जवाब गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने दिया। उन्होंने ये बताया कि गृह मंत्रालय ने नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल पर वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल लिए हैं और एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी 1930 शुरू किया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार इस हेल्पलाइन पर 30 अगस्त 2019 से 30 मार्च 2022 तक कुल 1,75,494 वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई। ऐसी शिकायतों का निपटारा संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र की विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। एनसीआरबी प्राप्त शिकायतों में से निपटाई गई शिकायतों की संख्या के बारे में विशिष्ट आंकड़े नहीं रखता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जुड़ा है ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद सी लालरो सांगा ने। उन्होंने विद्युत मंत्री से यह जानना चाहा कि उत्तर पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के तहत विद्युतीकृत गांव की राज्यवार कुल संख्या कितनी है? योजनाओं में अभी तक शामिल नहीं किए गए उत्तर पूर्व के अलग अलग राज्यों के गांव की कुल कितनी संख्या है? और पिछले 3 साल और चालू वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है? इस सवाल का जवाब विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दिया और उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों सहित पूरे देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर 2014 में DDUGJY यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की थी। पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा गव पोर्टल पर दी गई सूचना के अनुसार स्कीम के अंतर्गत 28 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार सभी आवासित गैर विद्युतीकृत जनगणना गांव विद्युतीकृत कर दिए गए हैं। 2014-15 से 28 अप्रैल 2018 तक इस योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के आवासित जनगणना गांव का विद्युतीकरण हुआ है। इनमें अरुणाचल प्रदेश के 1483, असम के 2732, मणिपुर के 366, मेघालय के 1051, मिजोरम के 54, नागालैंड के 78 और त्रिपुरा के 26 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। कुल मिलाकर उत्तर पूर्व के 5,760 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य जिले के लिए निधियों का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया जाता है। पिछली किश्तों में जारी निधियों के उपयोग की सूचना और निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर किश्तों में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं। अगला प्रश्न जुड़ा है ONGC के विलय से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी ने। उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से यह जानना चाहा कि क्या वित्तीय वर्ष 2023-24 तक तेल और प्राकृतिक गैस निगम के 2 तेल शोधन सहायक कंपनियों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के साथ विलय में कोई विलंब है? अगर हाँ तो इसके कारण क्या है? साथ ही आगे उन्होंने पूछा कि इस विलय के लाभकारी परिणाम क्या होंगे, उनका ब्यौरा मांगा है उन्होंने। तेल और प्राकृतिक गैस के आयात पर विलय के संभावित प्रभावों का ब्यौरा क्या है और क्या कोविड-19 के पश्चात की अर्थव्यवस्था में इस विलय से देश के तेल और गैस में सहायता मिलेगी? अगर हाँ तो इस बारे में क्या जानकारी है? इस सवाल का जवाब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने दिया। उन्होंने बताया कि HPCL और इसकी सहायक कंपनियों का ONGC में विलय करने के मुद्दे पर ONGC द्वारा एक विस्तृत अध्ययन किया गया था। विभिन्न संगठनों का विलय कारोबार की आवश्यकता और आर्थिक प्रतिफलों पर आधारित होता है और विशुद्ध रूप से अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम कंपनियों की तुलना में एकीकृत तेल और गैस कंपनियों में अस्थिरता अपेक्षाकृत कम होती है। एकीकरण मूल्यों में अस्थिरता का जोखिम भी कम कर देता है और इसके कुछ नकारात्मक बिंदु हो सकते हैं। एकीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। अगला प्रश्न सड़कों के निर्माण में अत्याधुनिक और हरित प्रौद्योगिकी यानी इस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है और इसको पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर कनिमोझी NVN सोमू ने। उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से यह जानना चाहा कि क्या देश भर में सड़कों के निर्माण में अत्याधुनिक और हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है? अगर हाँ तो क्या जानकारी है? नए आर्थिक गलियारा परियोजनाओं के अंतर्गत किन किन राज्यों के तुरंत लाभान्वित होने की संभावना है? और हरित पथ मोबाइल ऐप की सहायता से अब तक कुल कितने पौधों की जियो टैगिंग की गई है? इस प्रश्न का उत्तर दिया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में
अत्याधुनिक और हरित प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तमाम पहले की हैं। इनमें अपशिष्ट सामग्री, उप सामग्री, फ्लाई ऐश, स्लैग क्रम्ब संशोधित बिटुमिन, अपशिष्ट प्लास्टिक, गिट्टी मिट्टी, जियोसिंथेटिक्स, कॉयर के लिए उपयोग और रिसाइकलिंग, उपाधार स्थिरीकरण जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। परियोजना देश के सभी राज्यों को मिलने की संभावना है। हरित पथ मोबाइल ऐप की सहायता से अब तक कुल 183.34 लाख पेड़ों की जियो टैगिंग की गई है। कार्यक्रम में अगला सवाल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाने को लेकर संबंधित है। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद शांता क्षत्री ने। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से ये पूछा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में कितने कितने बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इस बारे में उन्होंने जानकारी मांगी है और पूछा है कि क्या मंत्रालय दोनों जिलों में ऐसे और ज्यादा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। अगर हाँ तो उसका भी उन्होंने ब्यौरा मांगा और अगर नहीं तो कारण उन्होंने जानने चाहे हैं। सवाल का जवाब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने दिया और बताया कि पिछले 5 वर्षों यानी 2016-17 से 2020-21 के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अलग अलग योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल राज्य में कुल 639 लघु बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। हालांकि इन योजनाओं के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में किसी बायोगैस संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है। बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की योजनाएं 31 मार्च 2021 तक वैध थीं। इन योजनाओं को वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए केवल पहले से सृजित देयताओं की पूर्ति करने के लिए जारी रखा गया है और इस तरह कोई नई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की जानी है। अगला प्रश्न नया सवेरा योजना से जुड़ा हुआ। इसे पूछा है लोकसभा सांसद कुंवर दानिश अली ने। उन्होंने अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से ये पूछा कि उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना के तहत लाभान्वित हुए लोगों की संख्या का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। क्या योजना को बंद कर दिया गया है? अगर हाँ तो इसे कब तक शुरू किया जाएगा? अगर नहीं तो कारण क्या है? साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या सरकार का इस योजना के लिए बजट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है, क्योंकि महामारी के कारण लोगों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है और निजी कोचिंग शुल्क काफी अधिक है। अगर हाँ तो इस बारे में जानकारी उन्होंने मांगी और अगर नहीं तो कारण उन्होंने जानने चाहिए। इस सवाल का जवाब अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसियों के छात्रों, अभ्यर्थियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा कंपनियों के साथ साथ स्वायत्त निकायों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के तहत समूह का, ख और ग सेवाओं और अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए तकनीकी, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होने के लिए सहायता के तौर पर विशेष कोचिंग प्रदान करते हुए नया सवेरा योजना लागू कर रहा है। इस योजना को पैनलबद्ध परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लागू किया गया है। देश भर में अब तक 367.20 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के साथ नया सवेरा योजना से 1,19,273 अल्पसंख्यक छात्र अभ्यर्थियों को लाभ मिला है, जिनमें 62.69 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से उत्तर प्रदेश से 21,688 अल्पसंख्यक छात्र शामिल हैं। क्या ये योजना बंद कर दी गई है? इसे लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में बताया गया है कि नहीं, योजना को बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। आगे जवाब में बताया गया मंत्रालय हर साल संबंधित योजना या कार्यक्रम की जरूरत के मुताबिक बजट की समीक्षा करता है। नया सवेरा योजना के लिए बजट आवंटन वित्त वर्ष 2013-14 में 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वित्त वर्ष 21-22 में 79 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला सवाल कचरा मुक्त शहर से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद हेमा मालिनी ने। उन्होंने आवासन और शहरी कार्य मंत्री से पूछा कि क्या स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 का लक्ष्य शहरों को कचरा मुक्त बनाना है? क्या बजट 2022-23 में SBMU2 के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है? अगर हाँ तो क्या जानकारी है? क्या SBMU2 के तहत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन महत्व वाले शहरों में 24 घंटे कार्य करने वाली स्वच्छता अभियान प्रणाली की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव है? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? सवाल का जवाब आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने दिया और बताया कि भारत सरकार ने राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए 1 अक्टूबर 2021 को
SBMU-2 यानी स्वच्छ भारत मिशन शहरी शुरू किया है। 2021 से 2026 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए SBMU-2 के लिए जो काम होगा उसके लिए 41,600 करोड़ का आवंटन तय किया गया है, जो 2014 से 2019 की अवधि के दौरान SBMU के लिए प्रावधान किए गए 2009 करोड़ के आवंटन से करीब 2.5 गुना ज्यादा है। आगे जवाब में बताया गया है कि SBM-2 के तहत वित्त पोषण सामग्री, फिर से प्राप्ति सुविधा केंद्र, अपशिष्ट से खाद्य संयंत्रों, जल से ऊर्जा संयंत्र निर्माण और डिमोलिशन संयंत्र, लिगेसी डंप साइट उपचार, वैज्ञानिक लैंडफिल के अलावा ब्लैक वाटर मैनेजमेंट प्लांट सहित शौचालयों के निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित हैं, जो शहरों की स्वच्छता में योगदान देंगे। इसके अलावा SBMU-2 के तहत उच्च फुटफॉल, प्रतिष्ठित शहरों, धार्मिक स्थलों जैसे स्थानों वाले सभी पर्यटन स्थलों और ऐसी जगहों में आकांक्षी श्रेणी में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए विशेष वित्त पोषण मुहैया कराई जा रही है। अगला सवाल जुड़ा है रैन बसेरों को लेकर और इसे पूछा है लोकसभा सांसद राजेश नारायण भाई चुड़ासमा ने। उन्होंने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने शहर के फुटपाथ पर रात बिताने वाले बेघरों और अन्य व्यक्तियों के लिए रैन बसेरा उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना शुरू की है। हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? इस प्रश्न का उत्तर आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने दिया और बताया कि शहरी बेघरों के लिए आश्रय प्रदान करना राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। हालांकि उनके प्रयासों को पूरा करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय संबंधित राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना का संचालन कर रहा है। ये शहरी बेघरों की बुनियादी सुविधाओं से लैस स्थायी आश्रय गृह प्रदान करने पर केंद्रित है। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया है कि अब तक 2,414 आश्रय गृहों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 96,386 व्यक्तियों की क्षमता वाले 1,678 आश्रय गृह संचालित हैं। इसी के साथ संसद टीवी की इस खास पेशकश प्रश्नकाल में आज इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव साझा कर सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।